मुगल बादशाह शाहजहां ने तो अपनी जवानी में एक एल्बम भी तैयार। आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूँ साइंस, टेक्नोलॉजी, शेरो अदब, सोशल साइंस, एजुकेशन और दुनिया भर के हर तरह के नॉलेज पर मबनी खास प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है इल्म की रोशनी। हम अपने आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से उम्मीदों और इम्कानात की, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक ख़ास मेहमान। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ सोशल साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शुभ गुप्ता। वेलकम टू द स्टूडियो शुभ। तो हम आज बात कर रहे हैं एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से उम्मीदों और इम्कानात की। अगर आपका भी इससे जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर शुभ, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, हम बात कर रहे हैं एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की, आखिर ये है क्या? तो हमको समझना होगा, इसको पीछे से देखते हैं पहले जी। कि प्लेटफॉर्म क्या होता है। आपने बोला एजुकेशन, डिजिटल और प्लेटफॉर्म्स। जी। तो जब हम समझते हैं कि प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं तो प्लेटफॉर्म की अपनी एक बड़ी अच्छी रचना है। अगर आपके ध्यान में होगा तो रेलवे भी एक प्लेटफॉर्म है। हम लोग बात करते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म्स। तो आपको ध्यान में होगा 1870 1880 में खूब जगह रेलवे प्लेटफॉर्म्स बनाए जा रहे थे। तो समाज ने उन रेलवे प्लेटफॉर्म्स के इर्द गिर्द बसना चालू कर दिया। जहां जहां रेलवे जा रही थी वहां प्लेटफॉर्म बनते जा रहे थे, और वहां पे चाय वाला, खोमचे वाला, हर प्रकार के एक अलग सोशल लाइफ वहां क्रिएट हो गई। जी। अब जब इन प्लेटफॉर्म को हम डिजिटल से जुड़ते हैं तो अब डिजिटल की जब हम बात कर रहे हैं तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लंबे समय से हमारे मध्य में हैं। अलग अलग प्रकार से इंटरनेट के माध्यम से हम लंबे समय से देखते आ रहे हैं कि इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अन्य अन्य आए। उसमें हमारे पास सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आए, फेसबुक आया, ट्विटर आया, इंस्टाग्राम आया, और कुछ आता था एक, आपको ध्यान में होगा। अब जब हम इसको पीछे फिर से बढ़ते हैं, इसको रिवर्स तरीके से देखते हैं, एजुकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, और हम इसको बोल सकते हैं एडटेक प्लेटफॉर्म्स, जो कि शॉर्ट में बड़ा प्रचलित है। तो सबके ध्यान में आया कि क्या हम शिक्षा को जो हम प्रसारित करते हैं क्या हम डिजिटली कर सकते हैं। इससे पहले रेडियो पे प्रसारित होता था, अन्य जगह से प्रसारित होता था। तकनीक ने हर समय एक प्रयास किया है कि वो समन्वय बैठाए और शिक्षा का प्रसार को तेज करे। न्यूज़पेपर के माध्यम से हुआ, न्यूज़पेपर भी एक प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग अपने विचार रखते हैं। फिर उसके बाद में रेडियो से हुआ, रेडियो भी एक प्लेटफॉर्म है। उसके बाद जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं तो बहुत सारे मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज आए, स्वयं आया, स्वयं प्रभा आए। उसके बाद बहुत सारे ऐसे सरकारों ने पहल लगाई जिसको हम एडटेक प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से कहते हैं। जी। ये तो सरकारी हो गए, साथ साथ में ऐसे बहुत सारे आपके ध्यान में होंगे जो एडटेक प्लेटफॉर्म्स प्राइवेट कंपनीज ने बनाए। जैसे बहुत सारे, जैसे एग्जांपल्स हमारे ध्यान में आते हैं, एक अनअकैडमी प्लेटफॉर्म है, एक बायजूस प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ शिक्षा पे फोकस करते हैं। यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे हम लोग देखते हैं जो शैक्षणिक चैनल्स जो हैं, क्या वो भी हमारे एडटेक प्लेटफॉर्म्स के पार्ट हैं? जी हाँ, वो एक बड़े बृहद समूह में हम देखेंगे तो वो एक एडटेक प्लेटफॉर्म्स के ही पार्ट हमको नजर में आते हैं। जी बिल्कुल। तो हम आज डिस्कस कर रहे हैं एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म से उम्मीदों और इम्कानात की, और हमारे साथ इस समय 3 गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ इस समय हमने बताया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ सोशल साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शुभ गुप्ता है। साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज के प्रोफेसर मनसफ आलम, और हमारे साथ हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के फॉर्मर प्रोफेसर एहरार हुसैन। तो आप तीनों का वेलकम है स्टूडियो में। और
जैसा कि अभी हमने जाना डॉक्टर शुभ से कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म की हिस्ट्री क्या है, अब आपसे समझना चाहेंगे प्रोफेसर मनसफ की अहमियत क्या है। अगर हम बात करें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तो कितने अहम हैं, कितने ज़रूरी हैं? डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एजुकेशन सिस्टम में। जी, मैं अगर आपसे एक बात कहूँ कि कुछ बच्चे रिमोट में रहते हैं, गांव में रहते हैं, अगर उनके पास गुड क्वालिटी ऑफ टीचर नहीं मिलते हैं, और हम कहें कि कुछ लोग मेट्रो सिटी में रहते हैं, गुड क्वालिटी के टीचर हैं, उनसे कहें कि गांव में जाकर पढ़ाइए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई जाकर पढ़ाएगा। तो क्या उन बच्चों का हक नहीं है पढ़ने का अच्छे टीचर से? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई प्लेटफॉर्म को ओपन किया। जी, जैसे आपका ई पाठशाला है, सीसी है, और इस तरह के बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को ओपन किया गया, जिसके माध्यम जो रिमोट में बच्चे हैं वो एजुकेशन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है, जो टीचर दिल्ली में, बॉम्बे में, मेट्रो सिटी में रहकर अपने लेक्चर को देते हैं, और उस लेक्चर को स्टूडेंट जो रिमोट एरिया में रहते हैं, विलेज में रहते हैं, वहाँ से वो नॉलेज को एक्वायर करते हैं। तो इसको देखते हुए लगता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट योगदान करता है एजुकेशन को देने में। जी बिल्कुल। तो प्रोफेसर मनसफ ने बताया कि रिमोट एरिया में जो लोग लेते हैं वो कैसे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। प्रोफेसर अहरार, आपसे समझना चाहेंगे और कौन से लोग हैं जो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं या जिनके पास टाइम नहीं है फॉर्मल एजुकेशन लेने का, या जो हम कहें ट्रेडिशनल एजुकेशन होती है, तो अपने जब उनके पास वक्त है उसके मुताबिक वो अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। जैसे कि आपने कहा कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं एजुकेशन के, उनको जो बेसिक फ़ायदा उठाने वाले लोग वो हैं जो सिस्टम के अंदर, फॉर्मल सिस्टम के अंदर या तो है नहीं, या वो ऑफिसेज में काम करते हैं, या किसी और दूसरे प्रोग्राम्स उनके दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में किसी और जगह वो कोर्सेज कर रहे हैं। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म उनको भी मदद करते हैं कि अगर मान लिया कोई इंजीनियरिंग कर रहा है लेकिन उसका फोटोग्राफी या म्यूज़िक में भी शौक़ रखता है, तो वो मूक्स पे या दूसरे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किए हैं, उसके थ्रू भी वो कोर्सेज को पूरा कर सकता है। अपने इंटरेस्ट को भी साथ साथ, प्रोफेशनल इंटरेस्ट प्लस उसका जो पर्सनल इंटरेस्ट है उसको भी वो शायद आसानी से कर सकता है। जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम भी हो गया। इवन दोस्त जो स्टूडेंट अभी कॉलेज में हैं, पढ़ रहे हैं, वो भी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम से भी मूक्स के थ्रू या यूनिवर्सिटी में या दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जा कर के 4 क्रेडिट का या 8 क्रेडिट का वो प्रोग्राम, वो कोर्स अटेंड कर सकते हैं, और वो मार्क्स जो होते हैं वो फिर मार्कशीट के अंदर शामिल हो जाते हैं। इसी वजह से जो इंडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो पॉपुलर हो रहे हैं, शायद उसका रीज़न यही था कि मैं जिस सब्जेक्ट में पढ़ रहा हूँ, जिस कोर्स में कर रहा हूँ, मुझे दूसरी ऑप्शंस या अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती रहें ताकि मैं दूसरे प्रोफेशंस को भी एक्सप्लोर कर सकूँ। इसलिए डिजिटल प्लेटफॉर्म आज के वक्त में काफ़ी डिमांडिंग है, और एजुकेशन में नॉट ओनली फ्रॉम स्कूल बट इन हायर एजुकेशन आल्सो सब जगह ये पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स किए हैं, वो उन्होंने उसको डिवाइड कर दिया है कि इंजीनियरिंग के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो कौन कंट्रोल करेगा, स्कूल का NCERT करेगा, ओपन एजुकेशन का NIS करेगा, और ऐसे IIT बॉम्बे या दूसरे जो इंस्टीट्यूशन हैं, इग्नो है या UGC के जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, उससे भी लोग काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो आपने बताया कि कौन से कंट्रोलिंग बोर्ड्स हैं जिसके ज़रिए इसको एक कंट्रोल किया जाता है। डॉक्टर शुभ, आपसे भी समझना चाहेंगे आपको सबसे बड़ा एडवांटेज क्या नज़र आता है अगर हम एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो सबसे पहले तो हमको समझना होगा, जैसे सर बता रहे थे कि एक्सेसिबिलिटी जो है वो बढ़ेगी, नेचुरली बढ़ेगी। फिर सर ने एक और बात विषय रखा कि जो इनफॉर्मल लर्निंग है, कि मैं एक कोर्स में रजिस्टर्ड हूँ लेकिन मेरे को बेकरी का एक कोर्स लेना है या फिर अपनी स्किल एनहांसमेंट करना है, ये सारे विषय तो हमारे ध्यान में है कि जो एडटेक प्लेटफॉर्म से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। लर्निंग एट योर पेस, लर्निंग एट योर टाइम। सो जो टाइम और स्पेस का जो कॉन्सेप्ट था वो अब श्रिंक होता जा रहा है। अब मेरे लिए पर्सनलाइज लर्निंग भी आ रही है।
अभी सरकार ने बहुत रिसेंटली पीएम ई विद्या के माध्यम से और एनडीआर के माध्यम से बहुत सारे ऐसे नए नए पोर्टल्स लेकर आए हैं, जिसमें मान लीजिए मैं एग्जाम्स देता हूं, लेकिन कहाँ मेरी फॉल्ट लाइन है, कहाँ मैं फॉल्ट ज़्यादा एरर कर रहा हूं, तो वहां से एआई के माध्यम से जब आप उन क्वेश्चन बैंक्स को सॉल्व करेंगे, एआई के माध्यम से आपको पता चल पाएगा उसी समय पे कि आप कहाँ वीक हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को एनहेंस कर पाएंगे, आप अपने आप को देख पाएंगे कि मैं किस विषय पे ज़्यादा ध्यान दूं, तो आप एक बेहतर कैंडिडेट बन पाएंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स, हर एग्जाम्स की तैयारी, जो कि आपको लगता होगा कि शायद मैं कोटा जाके पढ़ूं, उसमें कितना पैसा खर्च होगा, लेकिन कोटा जैसी शिक्षा या फिर जेएनयू जैसी शिक्षा, आईआईटी जैसी शिक्षा जब आपको घर बैठे मिल सकती है, और आप अल्टीमेटली गेम जो है वो स्किलिंग का है कि आपको वो स्किल्स आते हैं कि नहीं आते हैं, आपको वो कोडिंग आती है कि नहीं आती है, तो वो कोडिंग आप कहाँ लैग कर रहे हैं उसका भी रियल टाइम एनालिसिस ये बहुत आवश्यकता शिक्षा में, जो कि आज की डेट में सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल देने के तैयार हो रहे हैं। जी प्रोफेसर मनसफ, आपसे समझना चाहेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए किए जा सकते हैं। देखिए, आज के डेट में हम बात करें तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं जी, और अकॉर्डिंग टू NEP 2020 जो एजुकेशन पॉलिसी आया, उस पॉलिसी में कहा गया है कि आपको टेक्नोलॉजी का यूज करना है एजुकेशन में। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव उनका है कि एजुकेशन जो है ओपन लर्निंग में होना चाहिए जी। अब देखिए, हर एक यूनिवर्सिटी में ओपन लर्निंग में बहुत सारे कोर्स चला रहे हैं लोग, और उसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का होना बहुत जरूरी है। जैसे हम बात करें, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे आपका इग्नो की बात करें, MCA भी है, ऑनलाइन आपको कोर्स कर सकते हैं। MCA के अलावा आपको BSc कंप्यूटर साइंस है, BBA है, MBA है, BEd है, बहुत सारे ऐसे कोर्स है जो ऑनलाइन है। लेकिन मैं यहाँ पे बताऊं कि आज के डेट में जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ना, एजुकेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन ये है कि हम टीचर क्लास में पढ़ाते हैं और क्लास में उसके सॉल्यूशंस देते हैं, उसके क्वेरीज का हम आंसर करते हैं, डिपार्टमेंट में करते हैं। लेकिन अगर एक बच्चा घर पे बैठा हुआ है, रात को 2 बजे पढ़ाई कर रहा है, उसकी कोई प्रॉब्लम आई और उस प्रॉब्लम का उसको इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए, तो उस वक्त टीचर अवेलेबल नहीं होते हैं सॉल्व करने के लिए। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से AI असिस्टेड टीचर आज के डेट में आ गए हैं, जो टीचर उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आसानी से दे देते हैं जी। तो इस तरह से ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है बहुत ही बड़ा योगदान दे रहा है एजुकेशन सिस्टम में, एजुकेशन को आगे बढ़ाने में। जी जी बिल्कुल। प्रोफेसर अहरार, तो क्या सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं, क्या डिग्री भी हासिल की जा सकती है, और अगर हम कंपेयर करें फॉर्मल एजुकेशन से तो क्या अहमियत कितनी है? क्या फॉर्मल एजुकेशन में जो डिग्री हासिल होती है क्या उतनी ही अहमियत है जो कि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए हासिल करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अक्सर लोगों के जहन में ये रहता है कि डिजिटल जो डिग्री है वो उतनी इक्वलेंस है कि नहीं रेगुलर से। लेकिन आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दोनों डिग्रीज को इक्वलेंस दिया हुआ है, UGC ने। और मुझे लगता है कि जो फेस टू फेस में जो टीचर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, जो कंटेंट यूज़ किया जाता है, वही सेम कंटेंट डेवलप वही टीचर करते हैं, वही एक्सपर्ट्स करते हैं, जो दूसरे डिजिटल मीडिया के थ्रू भी जो आते हैं। जो ये कंटेंट हम अपनी क्लास में यूज़ करते हैं, वही कंटेंट फॉर डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर भी यूज़ करते हैं। दूसरे जो एजेंसीज इन्वॉल्व की हैं MHRD ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल एजेंसीज हैं, लाइक IIT कानपुर है, IIT बॉम्बे है, या इग्नो है, या UGC है, या NCERT है। तो ये वो एक्सपर्ट इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ क्वालिटी के ऊपर बहुत फोकस होता है, और यही फॉर्मल सिस्टम के लिए भी कंटेंट डेवलप करते हैं, और इन्हीं लोगों को ये जिम्मेदारी है कि ये डिजिटल मीडिया के लिए भी सारा कंटेंट डेवलप करें। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि 2017 में 40,000 लोग थे जो डिजिटल मीडिया के थ्रू एजुकेशन ले रहे थे, और उस पर सिर्फ 434 प्रोग्राम लॉन्च किए गए थे। ये नंबर आज की डेट में तकरीबन 23 लाख के करीब हो गए, और तकरीबन 1600 प्रोग्राम्स हैं जो डिजिटल मोड के अंदर दिए जा रहे हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि इंडिया में डिजिटल मोड्स की भी काफ़ी डिमांड है, और अच्छे प्रोग्राम्स इसमें हो रहे हैं। जो भी PG प्रोग्राम्स हैं, कंप्यूटर साइंस है, इंजीनियरिंग है, सिविल है, मैकेनिकल, इसके ऊपर भी फोकस दिया जा रहा है, जो मेरे ख्याल सेम कंटेंट होता है, सेम सिलेबस होता है जो इसके अंदर दिया जाता है। बल्कि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि डिजिटल मोड के अंदर और बेहतर टीचर्स भी होते हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो मेरी नज़र में
दोनों मोड्स जो हैं इक्वल हैं। और क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का वक्त है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो हमने ये देखा है कि लर्नर जो है वो शायद फेस टू फेस क्लास से ज़्यादा डिजिटल मोड में अपने आप को ज़्यादा एंजॉय करता है। जी। और जब एंजॉय करता है तो ज़ाहिर है टीचिंग ज़्यादा अच्छी होती है जी। और देखा गया कि जो टीचर्स का सिलेक्शन किया गया है, जो एक्सपर्ट्स कर इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं ये कंटेंट डेवलपमेंट में, वीडियोस बनाने में, लेक्चर्स में, वो भी काफ़ी कम्पिटेंट होते हैं। सेलेक्ट अच्छे टीचर्स का किया जाता है, इसलिए उनका जो इंस्ट्रक्शन है, जो डिलीवरी है, शायद उतनी ही अच्छी है जितनी कि फेस टू फेस में होती है। जी बिल्कुल। तो जैसे कि प्रोफेसर बता रहे हैं कि क्रेडिबिलिटी दोनों की बराबर है। आप पीजी फॉर्मल एजुकेशन या ट्रेडिशनल जिस तरह से आप डिग्री हासिल करते हैं, और अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए हासिल करते हैं तो अहमियत बराबर ही है। आपसे भी डॉक्टर शुभ समझना चाहूँगी कि अभी जिक्र किया NEP 2020 का, तो NEP 2020 आने के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, एजुकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें तो किस तरह के बदलाव देखने को मिले हैं? आपको ध्यान में होगा जब कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा था तो हम लोगों के जहन में आया कि कैसे क्या पूरी शिक्षा जो है हम ऑनलाइन ले जाएंगे। पूरी शिक्षा लगभग ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी। तो सरकार जो है अपनी नीति जब बना रही थी तो उसके भी ध्यान में आया कि ये भी संभावनाएं हैं। सरकार पहले से सजग थी कि हमको डिजिटली लोगों को एम्पावर करना है, हम दूरस्थ गांव तक जा सकते हैं और हम समाज के आखिरी व्यक्ति तक शिक्षा को लेकर जा सकते हैं। तो जब NEP 2020 जब NEP 2020 आप ध्यान में देंगे तो वो लगभग उसी पैरेलल समय में वो चल रहा था। पूरा डिस्कोर्स मेरे को ध्यान में आ रहा है कि जो पहली मीटिंग भी हुई थी वो भी एक बारी मैं लाइव देख रहा था, तो ऑनलाइन मीटिंग भी चल रही थी। काफ़ी ऑनलाइन मीटिंग्स हुई है उस समय और काफ़ी कोर्स कंटेंट डेवलप हुआ। तो शिक्षा में जब आप ये देखेंगे तो गैप्स तुरंत फाइंड आउट हम लोग कर पा रहे थे, क्योंकि इस मैसिव लेवल पे हम लोग ऑनलाइन डिजिटल सेवाएं जो ले रहे थे, मैसिव हम लोग ये चीज़ देख पा रहे थे। जब आपके ध्यान में होगा, जब मैं अभी रिसेंटली जो बताया कि AI एनेबल्ड जो है क्वेश्चन बैंक्स निकल के आ रहे हैं, साथ साथ में लर्निंग बाय डूइंग का भी बहुत प्रचलन चल गया है। जी। मैं उस समय काफ़ी रिसर्च कर रहा था कि शिक्षा में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, क्या बच्चे सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं। तो उस समय बच्चों के पास फिजिक्स लेबोरेटरी का एक्सेस नहीं था, केमिस्ट्री लेबोरेटरी का एक्सेस नहीं था, बायो में कैसे उनके एक्सपेरिमेंट्स होने हैं उसका एक्सेस भी नहीं था। तो उसके सिमुलेशन से कि फिजिक्स में आप जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, केमिस्ट्री में जब आप दो केमिकल्स को मिलाते हैं तो उसकी जो सिमुलेशंस हैं उससे लर्न करना, आप सीख रहे हैं उससे कॉन्टिन्यूसली। आपसे कोई गड़बड़ी हो गई, मान लीजिए जब हम 10th और 12th के जब बोर्ड एग्जाम्स देते हैं तो हमको वो एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाने होते हैं। तो अब क्या है, जो हमारे पास जो लेबोरेटरी थी वो हमारे पास फिजिकल लेबोरेटरी थी। हम सेमेस्टर में या फिर एक साल में हम 4 या 5 बार या 10 बार ही जा सकते हैं, लेकिन उसको रिविजिट करने का ऑप्शन आज जब हम ब्लेंडेड मोड में जा चुके हैं तो कहीं ना कहीं हम लेबोरेटरी को हम लर्निंग बाय डूइंग भी कर सकते हैं कि हम डिजिटली भी उसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हाँ, लुक एंड फील थोड़ा डिफरेंट होगा, ऐसा नहीं है कि लुक एंड फील एकदम सेम होगा, लेकिन सरकार की ये पहल बहुत सराहनीय है कि हमको शिक्षा को हर समय आपको देखना होगा कि आप कहीं पे भी शिक्षा को एक्सेस कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो किस तरह से बदलाव आया है कोविड के बाद से, खास तौर से अभी डॉक्टर शिव ने बताया। प्रोफेसर मनसफ, आपसे समझना चाहेंगे कि जो लोग अपस्किलिंग करना चाहते हैं, जॉब कर रहे हैं लेकिन फिर अपने आप को अपस्किलिंग करना चाहते हैं, कुछ ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो उनको भी इससे फ़ायदा होता है, एडवांटेज मिलता है? देखिए, काफ़ी फ़ायदा होता है। मैं कहूँगा कि अगर मैं कोर्स कर रहा हूँ या कोई स्टूडेंट कोर्स कर रहा है, अब वो चाहता है अपने आप को डेवलप करना, तो जो टेक्नोलॉजी है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मैं आपको बताऊं, शुभम साहब ने कहा कि ब्लेंडेड टीचिंग, दो मेथड है टीचिंग का, एक ट्रेडिशनल टीचिंग एंड एक है ब्लेंडेड टीचिंग। ट्रेडिशनल टीचिंग में हम क्लासरूम टीचिंग करते हैं, पीपी आप बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, क्लास में जाकर हम नोट डिलीवर कर देते हैं। लेकिन जो ब्लेंडेड टीचिंग है, ब्लेंडेड टीचिंग में क्या है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का बहुत बड़ा योगदान होता है। जी। आपने देखा होगा बहुत सारे टीचर जो है पॉपुलर है क्योंकि वो ब्लेंडेड टीचिंग करते हैं। ब्लेंडेड टीचिंग यानी कि वीडियो बनाया आपने, प्लेटफॉर्म पे अपने लेक्चर दिया, ये पॉपुलर हो जाते हैं। अब कभी कभी कोर्स करते वक्त हमें क्लासरूम में नहीं समझ में आया, कुछ टीचरों का पढ़ाने का स्टाइल अलग है, तो जो अलग स्टाइल है और ऑनलाइन कोई टीचर है बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है तो अपने कोर्स के साथ साथ वो जाकर वहां पे कर लेगा। अब देखिए, एक बात और मैं बताऊं कि टेक्नोलॉजी जो है कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसका एहसास हम लोगों को लॉकडाउन के पीरियड में हुआ। जी। जब लॉकडाउन हो गया और 2020 की ही बात है और 2020 में ही NEP आया।
अब उस वक्त हम लोग सब लोग अपने अपने घर में लॉक हो गए थे, स्कूल कॉलेजेस सब बंद हो गए थे। तो यही डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है हमें मदद किया। उसमें सबसे ज्यादा जो योगदान रहा वो क्लाउड कंप्यूटिंग का। उसमें जो हम लोग इस्तेमाल किए, जूम एग्जाम्पल है क्लाउड कंप्यूटिंग का। हम लोगों ने व्हाट्सएप किया, व्हाट्सएप से पढ़ाए, वो एग्जाम्पल है क्लाउड कंप्यूटिंग का। हम लोगों ने ड्रॉप बॉक्स का यूज किया, हम लोगों ने गूगल ड्राइव किया, हमने गूगल मीट किया। अब इन सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म है, लेकिन क्लाउड के अंडर में आता है। और उस वक्त से टेक्नोलॉजी इतना पॉपुलर हुआ कि बहुत सारे टीचर अपने अपने चैनल ओपन करके और एजुकेशन देना शुरू कर दिए। अब इससे फायदा क्या हुआ कि कोई कोर्स कर रहा है बच्चा, और उस कोर्स में उसको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, तो वो फौरन क्या करता है, ट्रेडिशनल मेथड से ब्लेंडेड टीचिंग की तरफ आता है, और वहां से यूट्यूब है और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से वो नॉलेज को ले लेता है। तो इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से हर समय आपको अवेलेबल है आपके मटेरियल, और आप वहां से लेकर और सीख सकते हैं। आप कोर्स कर रहे हैं, बहुत सारे अभी सर ने बताया कि बहुत सारे बच्चे जो नॉलेज लेते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, और बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट का भी है, प्राइवेट प्लेटफॉर्म से, जहां से अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो जाती है, वहां से सीखने का मौका मिल जाता है। जी बिल्कुल, आपसे समझना चाहेंगे प्रोफेसर अहरार कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ज़रिए ये डिजिटल एजुकेशन हासिल की जा सकती है? क्या टीवी भी है, और कौन कौन से हैं अगर हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करें और प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स की भी बात करें? देखिए, मैं जो अभी दो एक्सपर्ट्स ने अपनी राय रखी उसमें मैं थोड़ा सा इजाफा कर दूं, देन आई विल कम टू योर क्वेश्चन आल्सो। ये जो लॉकडाउन से पहले देयर वाज टू स्कूल ऑफ थॉट टीचिंग में। एक स्कूल ऑफ थॉट वो था, वो कहता था कि नहीं, फेस टू फेस टीचिंग, ट्रेडिशनल टीचिंग इज मोर देन सफिशिएंट इन क्लासरूम टीचिंग, देयर इज नो नीड ऑफ इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी इन द क्लास। दूसरा जो ग्रुप था वो फेवर में था कि टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना चाहिए, ब्लेंडेड लर्निंग होना चाहिए। लेकिन जब ये लॉकडाउन हुआ और फिर देखा ये गया कि लॉकडाउन के बाद हर टीचर, हर इंस्टीट्यूशन इस बात से कन्विंस हो गया कि फ्यूचर जो है वो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड ही होगा। फ्यूचर के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस होंगे उन सबको करना ही पड़ेगा, और जो लोग नहीं चाहते थे वो भी कन्विंस हो गए कि इसका इम्पैक्ट इक्वल है जिस तरह के ट्रेडिशनल मेथड में होता है। दूसरा जो मनसब साहब ने जिक्र किया कि अब देयर इज 4 वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। एक तो जैसा कि जिक्र किया ब्लेंडेड है, दूसरा फेस टू फेस है, तीसरा इमर्सिव लर्निंग है, चौथा हाइब्रिड लर्निंग है। हाइब्रिड लर्निंग का पे आजकल फोकस इसलिए ज़्यादा हो गया है कि हर इंस्टीट्यूशन की एक लिमिट होती है कि वो कितने 50 स्टूडेंट या 100 स्टूडेंट की सीट्स होती हैं। लेकिन अगर मान लिया आपके पास 1100 स्टूडेंट हैं, एप्लीकेंट हैं किसी इंस्टीट्यूशन में, लेकिन बिकॉज ऑफ शॉर्ट ऑफ स्पेसेस वी आर टेकिंग ओनली 100 स्टूडेंट आउट ऑफ 1100। लेकिन हाइब्रिड मोड के अंदर आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 200 स्टूडेंट का भी एडमिशन कर सकते हैं। और वो उसका अंदर सिर्फ इतना करना होता है कि जो क्लासरूम होती हैं वो डिजिटली इक्विप्ड होती हैं। फॉर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे पहले 100 स्टूडेंट आएंगे, 101 से 200 जो नंबर के स्टूडेंट्स होंगे वो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आएंगे। जो फर्स्ट बैच है वो आउट रहेगा, लेकिन इंटरनेट के थ्रू वो क्लासरूम से कनेक्टेड रहेगा। सिमिलरली जो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आ रहा है वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे बाहर रह करके क्लास में एंटर करेगा। तो इस तरह से क्या होता है कि सेम एक्सपर्ट्स, सेम कंटेंट, सेम टेक्नोलॉजी, सेम इंस्ट्रक्शन और सेम टीचर से 200 लोगों को हम पढ़ा सकते हैं। इसीलिए जितने भी ऑनलाइन, जितने भी इंडिया में, इंडिया के बाहर जो ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन डेवलप हो रही हैं वो उसके अंदर हाइब्रिड मोड ज़्यादा पॉपुलर है। और इंडिया में भी हमने देखा कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं एजुकेशन के, दे आर नाउ प्रेफरिंग हाइब्रिड मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन, ताकि हम ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी दे सकें एजुकेशन हासिल करने के लिए। जो दूसरा आपका सवाल था, जो मोड था एजुकेशन के अंदर जो है, जैसे कि मनसब साहब ने किया, एआई का बहुत इम्पोर्टेंट रोल हो गया है। और इंस्टीट्यूशन में जो भी जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो अब 4 मोड के अंदर एजुकेशन इम्पार्ट करेंगे। पहला होगा फेस टू फेस, जैसे कि आजकल हो रहा है। दूसरा ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन मीन्स कि यू हैव टू बी आउटसाइड द कैंपस, और जो क्लासेस होंगे ऑनलाइन वो सारी चीज़ें अटेंड करेंगे, एग्जामिनेशन देंगे। यू आर नॉट सपोज टू कम इन द इंस्टीट्यूशन। तीसरा मोड होगा ये डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन का भी मनसब साहब ने भी जिक्र किया कि ये उन लोगों के लिए हैं जो इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं ले सकते, कहीं जॉब करते हैं या कोई और काम करते हैं, वो
भी इसको सैटरडे संडे में इनके कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम होते हैं, तो सैटरडे संडे में आ सकते हैं, पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। और जो चौथा मोड होगा वो टोटली ऑनलाइन होगा। टोटली ऑनलाइन मीन्स कि कैंपस में आना ही नहीं है उन बच्चों को। और पांचवा मोड ये है कि जो इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, वो सारे रिसोर्सेज को अपनी वेबसाइट पे लोड कर देंगे। स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहें ले लें, और उन्हीं रिसोर्सेज के ज़रिए से वो टीचिंग करेंगे और सीखेंगे और फिर एग्जामिनेशन दे देंगे। हमने अभी एजुकेशन में कुछ दिन पहले एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, रिसर्च एक्सपेरिमेंट करा था। उसका रिजल्ट ये था कि डेट वाज ए माइक्रो लेवल एक्सपेरिमेंट, लेकिन उसने ये सजेस्ट किया था कि जहाँ जहाँ भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके टीचिंग की गई वहाँ पे लर्निंग ज़्यादा हुई जी, रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा थी, उनको शायद ज़्यादा देर तक याद भी रहा। तो जिन क्लासेस में हमने सारी टेक्नोलॉजी इक्विप करके टीचिंग की थी, उनका रिजल्ट भी बेहतर था। इट डज नॉट मीन कि फेस टू फेस खराब है, फेस टू फेस भी अपनी जगह अच्छा है, लेकिन इसमें क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग हुआ, लर्निंग बाय पार्टिसिपेशन हुआ, स्टूडेंट ने उस वक्त कंप्यूटर लैब में गया जब वो फ्री था, जब उसके पास कोई स्ट्रेस नहीं था, कोई काम नहीं था, उसने गया और वो उस वक्त तक एक मशीन के ऊपर बैठा जब तक उसको समझ में आया नहीं, उस वक्त तक उसने मशीन को छोड़ा नहीं। तो जब वो समझ में आ गया पूरा, तब वो बाहर गया। जबकि फेस टू फेस में क्या होता है कि 1.5 घंटे की क्लास है, 1.5 घंटे तक टीचर ने पढ़ाया, फिर टीचर के पास क्वेश्चन आंसर करने का मौका नहीं होता है, तो वो जो प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों की, वो शायद उनके साथ ही रह जाती हैं। दैट इज़ द रीज़न सब्जेक्ट बिकम डिफिकल्ट सम टाइम। लेकिन ऑनलाइन में हमने देखा है कि वो एंजॉय कर रहे हैं, लर्नर जो है वो सीख रहा है, और अगर ज़रूरत होती है तो वो एक्सपर्ट से भी कांटेक्ट ऑनलाइन कर सकता है और अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ सकता है। तो इस वक्त एजुकेशन में, हायर एजुकेशन हो, स्कूल एजुकेशन हो, हर लेवल ऑफ एजुकेशन के अंदर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड जो इंस्ट्रक्शंस हैं, टीचिंग है, वो सबसे ज़्यादा बेहतर मानी जा रही हैं, उनका इम्पैक्ट भी ज़्यादा है जी। तो इम्पैक्ट भी ज़्यादा है जो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, जो इंस्ट्रक्शंस है। डॉक्टर शुभ, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या एडवांटेजेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं और कौन इसका फ़ायदा उठा सकता है, क्या क्या कोर्सेज हैं, लेकिन क्या कुछ चैलेंजेस भी हैं? जी बिल्कुल। जब हम एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं और हम समाज में सबसे दूर खड़े व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो उसके पास कहीं ना कहीं वो डिवाइस भी नहीं है जिससे वो एक्सेस कर सकता है। तो सरकारें इस पे बहुत प्रयास कर रही हैं। अभी आप उत्तर प्रदेश में देखिए कितने सारे लैपटॉप्स और टैबलेट्स स्टूडेंट्स को दिए गए। ठीक है, टैबलेट्स और लैपटॉप्स दे देने के बावजूद भी चैलेंजेस ये आ रहे हैं, क्या इंटरनेट पहुंच रहा है सब जगह, दूर दूरस्थ एरिया में पहुंच रहा है क्या? तो सरकारें इस पे भी पहल कर रही हैं। आप में से बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत दूर दूर से सुन रहे होंगे, और ये ध्यान में आ रहा होगा कि नेटवर्क की एक्सेसिबिलिटी भी आज धीरे धीरे बढ़ रही है। तो हमको इसको सिर्फ ऐसे नहीं देखना चाहिए कि ये सिर्फ, इसको पूरे इंटीग्रेटेड मॉडल में देखना होगा। अगर आपको शिक्षा सही में दूर दूरस्थ एरिया में पहुंचानी है, तो सरकार के जो प्रयास हैं उनको भी देखना होगा कि वो किस तरीके से एक्सेसिबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। एक पार्ट ये है। दूसरा पार्ट जो मेरे को एकेडमिकली इसमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम पूरा तरीका से फोकस सिर्फ डिजिटल पर भी ना करें, फेस टू फेस भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि नॉलेज जो इल्म है वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन से नहीं आ रहा है, वो आपस में एक दूसरे को देखने से भी आ रहा है। आप जब तक सोशलाइज नहीं करेंगे, उसको क्रिटिकली सोचेंगे नहीं, तो आप उसको नॉलेज नहीं बना पाएंगे। तो जहाँ ऐसी जगह हैं, जैसे मैं गया में देखता हूँ, गया में सबसे ज़्यादा बच्चे जो पटवा टोली के जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा आईआईटी में पहुंच रहे हैं। तो उन्होंने एक नेटवर्क भी बनाया है वहाँ पर कि हम अपने पीयर ग्रुप में भी खूब डिस्कशन करेंगे। तो ऐसे जो बच्चे जो दूर दूरस्थ एरिया में हैं, वो अपने समाज के सारे बच्चों के साथ मिलकर चर्चा भी करें और ऑनलाइन फोरम में भी जुड़ें, जो ऑनलाइन डिस्कशंस हैं उनमें भी जुड़ें। क्योंकि आप अकेले बैठ के आपको लग सकता है कि हाँ हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसको अपने जो डिस्कशन फोरम है उस पर भी लेकर आएं और ऐसे डिस्कशन फोरम भी ज्वाइन करें। गवर्नमेंट ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी क्रिएट करे जहां पे डिस्कस कर सकते हैं आप, या फिर आप कोरा जैसे जो प्लेटफॉर्म्स होते थे वहां पर आप डिस्कशन कर सकते हैं, रेडिट पे डिस्कशन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी जगह जहां पे आप डिस्कस कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप आइसोलेटेड मत फील करिए। डिजिटल मतलब आप आइसोलेशन में है ऐसा नहीं है, डिजिटल मतलब आप कनेक्टेड भी हैं, इक्वली कनेक्टेड हैं। देयर कैन बी अ टू वे कम्युनिकेशन एंड मल्टी मोड कम्युनिकेशन ऑल्सो। मेरे को लगता है कि चैलेंजेस तो है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी उतनी ही अच्छे निकलेंगे अगर आप ध्यान से उसको यूज करेंगे। जी बिल्कुल। प्रोफेसर मनसफ, आप बताइए आपको किस तरह के चैलेंजेस नज़र आते हैं? इसमें चैलेंजेस अगर हम बात करें तो सबसे पहला चैलेंज है डेटा सिक्योरिटी का, कि हम डेटा वहाँ दे रहे हैं, क्या हमारा डेटा सिक्योर है या नहीं। दूसरा है मिस इन्फॉर्मेशन,
कई दफा बहुत सारे लोग आप डेटा को अपलोड कर देते हैं, वो मिस इन्फॉर्मेशन होता है। तो कई दफा क्या होता है कि हमें नॉलेज के जगह पर मिस इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो हमें गलत कंसेप्ट भी आ जाता है, ये भी है। नेक्स्ट क्या है हमारा कि हेल्थ इश्यूज भी है, हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट होता है। जैसे आई है, हम कंटिन्यूअस डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके आई के ऊपर भी इफेक्ट होता है, यानी बॉडी के ऊपर भी इफेक्ट होता है। यानी ज़्यादा देर आप बैठ जाइए मशीन के पास, डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप यूज करें, तो आपके हेल्थ के ऊपर भी इसका इफेक्ट होगा। इसके साथ साथ जो चैलेंजेस हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, और इंटरनेट कनेक्टिविटी आज के डेट में काफ़ी हद तक तो ठीक हो गया है, लेकिन कई दफ़ा वो कनेक्टिविटी की ज़रूरत होती है, तो कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स है, तो इस तरह के चैलेंजेज आ रहे हैं। लेकिन अब आहिस्ते आहिस्ते जो जितने चैलेंजेज है वो रिड्यूस हो रहे हैं और इसका बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है। देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी है ना, किसी भी टेक्नोलॉजी का ब्राइट साइड और डार्क साइड होता है जी। अगर हम इसको इस तरह समझें, जैसे अभी एहराज साहब ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि ट्रेडिशनल टीचिंग बेटर है, यानी कि टेस्टर एंड चॉक से, और दूसरा है कि नहीं, हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना है। अब देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी का यूज करना, उसका गुडनेस एंड बैडनेस डिपेंड करता है उसके आउटकम पे कि आप उसको इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, पीपीटी है, अगर हमने पीपीटी पे पूरे कंटेंट को राइट कर दिया और क्लासरूम में जाकर लाइन बाय लाइन रीड कर दिया, तो कोई भी इंसान जिसको अंग्रेजी आती है वो जाकर रीड कर देगा। अब कोई जरूरत नहीं है अच्छे टीचर की, कोई इंग्लिश जानने वाला इंसान चाहिए। दैट इज द बैड यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी। गुड यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी, इसी पीपीटी का इस्तेमाल हम वहां पे करेंगे जहां पे एक डायग्राम बनाना है, कोई मैथमेटिकल इक्वेशन लिखना है। उस डायग्राम को बनाने में, उस मैथमेटिकल इक्वेशंस को लिखने में आपको 10 से 15 मिनट लग रहा है, तो उस डायग्राम को दिखा दें और 10 मिनट या 15 मिनट डायग्राम या इक्वेशन लिखने में लगा, उसको एक्सप्लेनेशन में दे दें, उसको एक्सप्लेन करने में लगा दें, तो दैट इज द गुड यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो गुड एंड बैड जो है डिपेंड करता है उसके आउटकम पे, हम अब उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो चैलेंजेस भी बहुत है, उसका गुडनेस भी है। तो कोई भी टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं, उसका डार्क साइड एंड द ब्राइट साइड दोनों होता है। जी बिल्कुल। प्रोफेसर अहरार, आपसे भी समझना चाहेंगे चैलेंजेस के साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि कई सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें प्रैक्टिकल्स की ज़रूरत होती है, तो वो कैसे किए जा सकते हैं? कैसा है कि मुझे लगता है कि शायद टेक्नोलॉजी का डार्क साइड कम है, उसके पॉजिटिव एप्लीकेशन ज़्यादा हैं। तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर फ़ायदे ज़्यादा हैं तो एक्सेप्टेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। और मैं ये भी कह सकता हूँ विद 100% कॉन्फिडेंट कि आज के डेट में इसकी कितनी भी नेगेटिव एस्पेक्ट हों, वी कैन नॉट नेगलेक्ट द यूज़ ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इन फ्यूचर टीचिंग। रही बात इसकी कि बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ नेट नहीं चल रहा होता है, क्योंकि अब 5G 4G आ गया है, तो इसमें काफ़ी वो सिचुएशन अब शायद बेहतर हो गई है। और दूसरी चीज़, जैसे सर ने कहा था कि इसके लिए जो मशीन्स हैं, जो टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स हैं, वो हम यूज़ करते हैं, कई बार वो रिमोट एरिया में नहीं होती हैं, वो टेक्निकलिटीज़ हैं। हेल्थ इश्यूज आर आल्सो देयर, जो इसकी एफिशिएंसी पे इम्पेक्ट होता है। अगर आप जुडिशियस यूज़ करेंगे इन सारी टेक्नोलॉजी का, तब शायद इस तरह का नहीं होगा। लेकिन कई आजकल एक फैशन भी बन गया है कि जो एक्सपर्ट आता है वो अपने साथ मोबाइल लेके आएगा या लैपटॉप लाएगा, वो आते के साथ लैपटॉप के कनेक्ट करके उससे टीचिंग शुरू कर देगा। तो फैशन के तौर पे हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करना है, जुडिशियस यूज़ करना है। जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ हमें इसे यूज़ करना, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि लेबोरेटरीज़ का साइंसेज में, टेक्नोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और आजकल ई-लैब्स हो गई, ये एक्सपेरिमेंट्स हो गए हैं, वो इसको रिप्लेस करता है। और देखा ये गया है कि बहुत सारे लैब्स में जो बहुत सोफिस्टिकेटेड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियस और न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, या मेडिसिन के जो 3 डायमेंशन के जो एक्सपेरिमेंट्स दिखाए जाते हैं, वो अगर नहीं है या वो बहुत कॉस्टली हैं या बहुत ही डेंजरस हैं कि हम बच्चों को दे नहीं सकते, देन द ओनली ऑप्शन इज दैट वी हैव टू गो फॉर ऑनलाइन पे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, डिजिटल एक्सपेरिमेंट्स कहलाते हैं, ई लैब्स होती हैं, उसको भी करके देखते हैं। और हमने देखा है कि जिस तरह की लैब्स होती हैं उसमें एनिमेशन भी है, सिमुलेशन भी है। तो ये एनिमेशन सिमुलेशन बेसिकली एक तरह का रिप्लेसमेंट है कि मेरे पास वो इक्विपमेंट नहीं है मेरे लैब में, लेकिन वो उस एक्सपेरिमेंट को मुझे करना है, तो ई एक्सपेरिमेंट की फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। जैसे मैंने कहा कि जो साइंस के रेस्पॉन्सिबल IIT हैं और दूसरे जो एजेंसीज़ हैं, वो इन सारी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, और बहुत अच्छी क्वालिटी के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं
वो उन्होंने डेवलप किए हैं, ख़ासतौर से वो वहाँ किए हैं जहाँ पे इक्विपमेंट्स हमारी साइंस लैब के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो जो यूज़ है इस तरह की टेक्नोलॉजी का तब वहीं तक ठीक है अगर मेरी लैब में एक्सपेरिमेंट है, इक्विपमेंट है, नंबर ऑफ इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट भी इतने हैं कि हम बच्चों को दे सकते हैं। तो हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट का रिप्लेसमेंट तो ये नहीं हो सकता, लेकिन रिप्लेसमेंट इस सेंस में हो सकता है कि हम एक्सपेरिमेंट इसलिए नहीं करा रहे कि हमारे पास वो मशीन नहीं है। तो अगर आप इससे भी करा देंगे तो अभी उसका इम्पैक्ट, उसकी लर्निंग उतनी ही होगी जितना कि उसको लैब में करना होती है। जी बिल्कुल। एक चीज़ और जी, आजकल क्योंकि एजुकेशन में टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, तो रिप्लेसमेंट ये हुआ है कि एनिमेशन है, कार्टून है, बिल्कुल, या जो है सिमुलेशन है। एक नई चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड वर्चुअल टूरिज्म, कि कई बार ऐसा होता है कि हमें आर्किटेक्चर में, सिविल इंजीनियरिंग में, या एजुकेशन में, सोशल साइंस में, या हिस्ट्री के अंदर हमें मोनूमेंट्स को देखने जाना होता है। तो अगर आप ले जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ले जा नहीं सकते हैं तो वर्चुअल टूरिज्म इज़ द ओनली वे आउट, दैट यू हैव टू ब्रिंग द रिसोर्सेज इनसाइड द क्लासरूम। जैसे ताजमहल है, अगर आप जाएंगे तब आपको 3D में देख पाएंगे, लेकिन अब वर्चुअल टूरिज्म जो यूट्यूब पर ज़्यादातर फ्री मिल जाते हैं, उसके ज़रिए से हम ले आते हैं और उसको दिखा करके जो लर्निंग पार्ट होता है उसको हम पूरा कर लेते हैं। तो वर्चुअल टूरिज्म का भी यूज़ होने लगा है। और इमर्सिव टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जैसे 3D फिल्म्स होती हैं, 3D एक्वेरियम्स होते हैं, तो हम बीच में बैठे हैं और हर तरफ चारों दीवारों पे स्क्रीन लगे होते हैं, तो वी फील दैट वी आर पार्ट ऑफ दैट सिस्टम, और उसको इतने करीब से हम देखते हैं तो हमें शायद आसानी से चीज़ों को समझ में आ जाता है, एंजॉय भी कर रहे हैं प्लस लर्निंग भी हो रही है। तो टीचर का रोल शायद और आसान हो जाता है टीचिंग करने के लिए। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो उसका इम्पैक्ट बहुत है, लर्निंग बहुत अच्छी हो रही है, रिटेंशन अच्छी है और एंजॉय भी कर रहा है, स्ट्रेस फ्री एजुकेशन होती है, उसमें इस टेक्नोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। जी बिल्कुल। डॉक्टर शुभ, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से, जैसे कि प्रोफेसर अहरार कह रहे हैं कि ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं बच्चे क्योंकि विजुअली देख पाते हैं और इम्पैक्ट भी ज़्यादा होता है, आप कितना इससे इत्तेफाक रखते हैं? जैसे सर ने अभी बताया था कि कहीं ना कहीं हम जब उस चीज़ को लर्निंग बाय डूइंग कर रहे हैं या फिर लर्निंग बाय प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमको ध्यान में ज़्यादा चीज़ें रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को इसमें थोड़े से लगता है कि कहीं सुधार की जो ज़रूरत है और जो देखने की दृष्टि है वहाँ पे हम कैसे सुधार कर सकते हैं कि टीचर जो है उसका रोल आसान तो हो रहा है। जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो टीचर क्या फैसिलिटेटर बन गया है क्या, या स्टूडेंट सिर्फ लर्नर बन गया है? तो फैसिलिटेटर और लर्नर के रूप में देखेंगे तो शायद आसान होगा कि सिर्फ हमको सीखना है, लेकिन स्टूडेंट के बहुत सारे आयाम भी होते हैं। एक अच्छे छात्र के, एक अच्छे स्टूडेंट के बहुत सारे आयाम हैं और एक अच्छे टीचर के भी बहुत सारे आयाम हैं। अगर हम उसको सिर्फ फैसिलिटेटर पे रिड्यूस कर देंगे कि हमको बस बताना है कि भाई ये 4 पॉइंट्स हैं, आप इनको देख लीजिए, आप इनको समझ लीजिए, 4 वीडियोस में आपको दे रहा हूँ, आपको कोई डाउट आएगा तो आप इनको पूछ लीजिए, तो वो कहीं ना कहीं इंटरेक्शन लॉस हो जाएगा। तो आगे की जो टेक्नोलॉजीज हैं, मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा मॉडल हमको क्रिएट करना होगा। जैसे आज मैं अपने क्लास में जाता हूँ फिजिकल मोड में, तो मैं ध्यान में आता है कि बच्चों की आंखें कहाँ ब्लिंक हो रही हैं, कहाँ ध्यान भटक रहा है, कहाँ पर उनको ध्यान वापस खींच के लाना है, और स्टूडेंट के चेहरे से भी मैं पता कर सकता हूँ कि वो कहाँ पे कोई चीज़ नहीं समझ पा रहा है। अगर मैं उस बच्चे को ऑनलाइन सिर्फ बता रहा हूं तो मैं कहीं ना कहीं एक परफॉर्मेटिव मोड में आ जाता हूं। जैसे आप बहुत सारे लेक्चर्स देखते होंगे यूट्यूब पे, तो वो एक परफॉर्मेंस के रूप में दिया जाता है, जबकि शिक्षा को एक परफॉर्मेंस के रूप में नहीं दिया जाए। कहीं ना कहीं ऐसे मॉडल्स, आगे की टेक्नोलॉजी आगे की ओर ऐसी बढ़नी चाहिए कि वहां पर टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है वो कहीं ना कहीं रियल टाइम पे हम कैसे करवा सकते हैं, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि मैं सही में स्टूडेंट्स को देख पाऊं। जब जूम पे क्लासेस चल रही थी कोविड के समय पे, तो बच्चों को कितना देर वहां बैठना है, बच्चे स्कूल का ड्रेस पहन के आए हैं कि नहीं आए हैं, क्योंकि वरना तो बच्चे स्कूल का फीलिंग ही भूल जाते हैं। तो बच्चों को स्कूल का ड्रेस पहनना भी जरूरी है कि वो स्कूल के एक पार्टिसिपेंट भी हैं, स्कूल के एक छात्र भी हैं। हो सकता है कि आप ऑनलाइन, आपके घर में स्कूल आ गया हो, आपके मोबाइल में स्कूल आ गया हो, लेकिन वो स्कूल का जो कॉन्स्ट्रक्ट है, जो स्कूल की महत्वता है, अगर शिक्षा सिर्फ मेरे को मोबाइल से मिल जाती है और स्कूल की महत्वता ही मैं खत्म कर दूं, वो बाउंड्री की स्पेस की जो कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दूं, प्रशासन का डर ही खत्म कर दूं, तो कहीं ना कहीं वो भी समस्या है। तो इन सब चीजों को ब्लेंड करते हुए आगे की टेक्नोलॉजी हमको डेवलप करनी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर शुभ, तो आप बता रहे हैं कि दोनों की अपनी इम्पोर्टेंस है और दोनों को ब्लेंड करके अगर आगे चलें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। प्रोफेसर मनसफ, आपसे समझना चाहेंगे
आपको क्या लगता है, क्या टीचर्स कॉम्पिटेंट हैं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की जो हम बात कर रहे हैं, एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं, या उनकी भी ट्रेनिंग की ज़रूरत आपको लगती है? मैम बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज के डेट में एक कंसेप्ट आया है एनईपी के अकॉर्डिंग, इंडियन नॉलेज सिस्टम। इंडियन नॉलेज सिस्टम हम बता रहे हैं कि हमारे इंडियन टीचर किस तरह से एजुकेशन को देते थे। जब फॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन 1.0 की बात करें, अगर हम एजुकेशन 1.0 की बात करें तो जो एजुकेशन था हमारा टीचर सेंट्रिक था। यानी हम कहते थे कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता जी। उस वक्त ऐसा था कि स्टूडेंट गुरु के पास जाते थे क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं था। जब डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं था तो नॉलेज टीचर के पास था। टीचर बुक स्टडी करते थे, बुक से अपने नॉलेज को एक्वायर करते थे, अपने ब्रेन में उसको स्टोर करते थे, मेमोराइज करते थे और क्लासरूम में जाकर डिलीवर कर देते थे। यहाँ पे जो एजुकेशन था टीचर सेंट्रिक था। एजुकेशन 2.0 में टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हुआ। जब एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हुआ तो इसका पैराडाइम शिफ्ट हुआ। जो एजुकेशन टीचर सेंट्रिक था वो स्टूडेंट सेंट्रिक हो गया। यानी कि अब टीचर रहे या ना रहे वो ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अपने एजुकेशन को ले सकता है। जो भी नॉलेज उसको चाहिए अब वे डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत सारे अवेलेबल से जहां से वो लर्न करना है, सीख रहा है और अपने रियल लाइफ में उसको इंप्लीमेंट भी कर रहा है। लेकिन एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दूंगा कि कहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म के एजुकेशन कितना सही है और इसको कहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। जस्ट एक एग्जांपल, मान लिया कार ड्राइविंग है। अब कार ड्राइविंग और ऑनलाइन आपने सीख लिया है और उस ड्राइवर को कोई आपसे कहे कि आप इसको रख लीजिएगा, आप साइकोलॉजिकली नहीं रखेंगे क्योंकि अगर ड्राइविंग अगर करना है आपने ऑनलाइन सिमुलेटर पर सीख लिया, लेकिन जब रियल लाइफ में उस गाड़ी को लेकर जाएंगे ना तो आपको उसमें अंदाजा लगाना हो किस साइड से लेना, कैसे लेना है। तो फिजिकल ट्रेनिंग यानी कि ट्रेडिशनल मेथड जो है ड्राइविंग का वो सीखना होगा जी। तो कई दफा आप दूसरी एग्जांपल लेता हूं, केमिकल रिएक्शन है, केमिस्ट्री का है। अब केमिकल रिएक्शन है कौन सा कैसे करना है, जिससे हमें ड्राई लैब कहते हैं, लिक्विड देना है हमें, उसको ऑनलाइन कर लिया। तो कहीं ना कहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, हम सीखने के लिए तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कुछ कुछ ऐसे प्लेसेज हैं जहां पे फिजिकल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज के डेट में देखिए टीचर के पास क्या था, मैं तो कहता हूं कि टीचिंग इज नॉट ए प्रोफेशन, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे सैलरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे स्टूडेंट का करियर होना चाहिए। तो एक टीचर को हमेशा रिसीविंग मोड में होना चाहिए, हमेशा लर्निंग मोड में होना चाहिए और एक इक्वेशन याद रखना चाहिए कि नॉलेज इक्वल टू 1 ईगो। तो टीचर के पास अगर ईगो नहीं है, हमेशा लर्निंग मोड में है तो लर्न करता है। अब हम टीचरों के लिए बहुत सारे ट्रेनिंग कराया जाता है, गवर्नमेंट का बहुत सारे पॉलिसीज है कि आप एक लेवल से दूसरे लेवल पर अगर जाते हैं तो आपको पार्टिकुलर कोर्स करना होगा। जैसे आपके पास HRDC कोर्स है, मालवीय मिशन ट्रेनिंग सेंटर्स है, वहां पे कोर्स कराया जाता है, टीचर को दिया जाता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के भी ट्रेनिंग अगर दे सकते हैं क्योंकि आज के डेट में टीचरों को बताने की जरूरत नहीं है, टीचर खुद ही सीख गए। और ये कब सीखे, जब लॉकडाउन आया तो बहुत सारे टीचर जो है उसे अवेयर नहीं थे, लेकिन मजबूरी में सबको सीखना पड़ा क्योंकि अगर नहीं सीखते तो वो नहीं पढ़ा पाते। उन्होंने सीखा और ट्रेनिंग देना शुरू किया तो नॉलेज तो हो ही गया। और बिल्कुल प्रोफेसर मनसफ, जैसे कि आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद से एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ नजरिया ही बदल गया। आप तीनों ने वक्त निकाला, प्रोफेसर मनसफ, प्रोफेसर एहरा, डॉक्टर शुभ, आप तीनों ने वक्त निकाल लिया, स्टूडियो में आए, उसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे तीनों गेस्ट मौजूद थे और हम बात कर रहे थे एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के से उम्मीदों और इम्कानात की। तो आपने जाना कि किस तरह के बेनिफिट्स इसके ज़रिए हासिल किए जा सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा और आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। आप भी अपना मशवरा हमें भेज सकते हैं और हमारा ईमेल आईडी है hopdurdu@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। कॉलेज में